वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था कि जी रमज़ान के अंदर जिन लोगों को डायबिटीज़ है क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो बात ये है जनाब कि डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है। इसकी डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कौन से लोग सेफ्ली रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। इस्लाम में, चूँकि इस्लामिक स्कॉलर तो मैं हूँ नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा और न मैं उस पर ज़िक्र करूँगा, लेकिन सूरतुल बकरा के अंदर क्लियरली कुरान के अंदर ये मौजूद है कि किसी अगर रोज़ा की वजह से आपको या किसी भी वजह से बीमारी के जैसे अगर आपकी जान को ख़तरा है तो वो लोगों को रोज़ा जो है वो एग्ज़म्प्ट है। ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनको ऐसी जानलेवा बीमारी है जिनकी रोज़ा रखने से अगर आपकी जान को ख़तरा हो सकता है या आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने एग्ज़म्प्ट किया हुआ है। आप रोज़े से आपको एग्ज़म्प्ट है, आप उसका जो है वो फ़िदका जो भी है वो दे सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। तो बात यह है कि डायबिटीज़ क्या होती है। जो डायबिटीज़ जो है वो 3 टाइप्स की होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ये होती है और ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा कवर होती है। और टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो बचपन ही से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आपके पेनक्रियास जो ऑर्गन होता है इंसुलिन पैदा करता है वो बिल्कुल डैमेज होता है और वो आपको, तो वो लोग ख़ास तौर से डायबिटीज़ के रमज़ान के लिहाज से डायबिटिक पेशेंट को हम 3 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो वो कैटेगरीज़ है जो कि हाई कैटेगरीज़ हाई रिस्क में आते हैं, दूसरी कैटेगरी द माइल्ड और मॉडरेट रिस्क, और जिसमें कैटेगरी 2, 1, 3 जो हाईएस्ट कैटेगरी हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है और फिर माइल्ड रिस्क है या नो रिस्क वाले। तो जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, अगर वो सिर्फ डाइट कंट्रोल हैं और वो किसी दवा के ऊपर नहीं हैं, खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है लेकिन वो सिर्फ डाइट कंट्रोल के उन्होंने आपका डायबिटीज़ किया है, तो ऐसे लोग जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क के अंदर आते हैं। माइल्ड रिस्क होता है तो वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल हर पेशेंट की फिर कोमॉर्बिडिटीज़ के ऊपर भी होता है कि डायबिटीज़ के साथ साथ कोई और बीमारियाँ, दिल की बीमारी या गुर्दों की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो। चूँकि हम यूके में रहते हैं, यूके के अंदर तकरीबन रोज़ा 16 से 17 आवर्स का बनता है, सहर से लेकर के अफ्तार तक का, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा दिन बनता है और इसकी रोज़ा रखने की वजह से बेशुमार चीज़ें आपकी जो है डायबिटिक पेशेंट में नुमा हो सकती हैं, जिसमें आपका शुगर का लेवल लो होना जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, आपका शुगर जिसमें शुगर लो हो सकती है, दूसरे आपका डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, और तीसरी आपका कॉम्प्लिकेशन जो है वो अगर आपने दवा इस्तेमाल नहीं की है, वैसे अक्सर लोग इंसुलिन बंद कर देते तो हाइपरग्लाइसीमिया ये हाइपरकीटोएसिडोसिस भी हो जाता है। तो जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ हैं और कोई दवा नहीं खा रहे हैं, डाइट के ऊपर हैं, वो मैं कहूँगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ हैं, रोज़ा रख सकते हैं। जो लोग फिर डाइट के डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ टाइप 2 है उनको, लेकिन वो सब मेटफॉर्मिन के ऊपर हैं या सिर्फ एक मेटफॉर्मिन एक दवा की टाइप होती है कि डायबिटिक पेशेंट अक्सर खाते हैं, लेकिन यहाँ इन सब डायबिटिक मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीपी से रब्ता करें रमज़ान से पहले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अपनी मर्ज़ी से दवा को बंद कर दें या अपनी मर्ज़ी से दवा कम कर दें या छोड़ दें। तो अक्सर हम एडवाइस करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को बुला करके उनके दवा में एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर मेटफॉर्मिन के यहाँ पर हैं तो वो चांस है कि शायद आप रोज़ा सेफली रख सकते हैं, लेकिन दवा में आगे पीछे करने का। तो बेशुमार किस्म की टाइप की दवाएं होती हैं, और जो ख़ास तौर से जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए अक्सर कहा जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो वो हाई रिस्क हैं, उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर इंसुलिन कम कर दिया या बंद कर दिया तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाने का चांस होता है, हाइपरग्लाइसीमिया का चांस होता है, डिहाइड्रेशन का चांस होता है, और वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के ऊपर हैं। उनके लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवाइस करते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें, और अगर उसके बावजूद भी आप रखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। दवाओं को खुदारा बिल्कुल बंद मत कीजिए। तमाम जीपी सर्जरीज़ में आपको जो है रमज़ान के लिहाज से, मेरी प्रैक्टिस चूँकि ओल्डम के अंदर है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेटली एशियन पाकिस्तानी पेशेंट हैं, तो हम आजकल डायबिटिक पेशेंट्स को रफ्ता रफ्ता बुला रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये डायबिटीज़ मेडिकल एडवाइस जो होती है डायबिटिक पेशेंट्स की इंडिविजुअल होती है। ये कहना सिर्फ कि जी आप रोज़ा रख सकते हैं सेफली या नहीं रख सकते टाइप 2, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ हो या टाइप 1 हो, इसके अंदर जब तक आपकी कैटेगरी प्रॉपर असेसमेंट ना हो कि आप कौन सी कैटेगरीज़ में
आते हैं, हाई रिस्क में आते हैं, मॉडरेट रिस्क में आते हैं या माइल्ड या नो रिस्क में आते हैं, उसी के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको जो है मशवरा दे सकता है। तो यहाँ इस प्रोग्राम के चैनल की वसासत से मैं अपने नाज़रीन और सामयात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, उनसे बात करें। अगर आप हाई कैटेगरीज़ में आते हैं और टाइप 1 डायबिटिक इंसुलिन है तो आपको रोज़ा एग्जाम्प्ट होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं वो भी रोज़ा, उनको भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन ज़रूर अपने इस्लामिक स्कॉलर से उनसे इस बारे में मशवरा ले लें और उनसे वही इस्लामिक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकते हैं कि जी आपकी क्या सूरत हाल है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके ऊपर रब्ता करें ताकि वो आपको बताएं। तो ये है जनरल जो हमारे कॉलर थे उनकी एडवाइस और उसके बारे में कि जनाब रोज़ा आप रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरीज़ में शामिल होते हैं। अगर आप हाई रिस्क हैं या मॉडरेट रिस्क हैं और जैसे मैंने कहा कि रोज़ा 16 से 17 घंटे का है, यहाँ पर इसमें आपको बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है जिस्म के अंदर, लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, लो शुगर का होना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो हर तमाम नाज़रीन सामीन जो सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम को ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें और पर्टिकुलरली अगर आपको इस बारे में कुछ सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल भी कर सकते हैं। मैं वापस आऊँगा एज़मा की ट्रीटमेंट के ऊपर कि जनाब एक कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? जी सिस्टर, आप कहाँ से बात कर रही हैं? नाम बताइए, सवाल कीजिए। जी मैं व्हाट्सएप से बोल रही हूँ, मिसेस नकवी बोल रही हूँ। जी मिसेस नकवी, क्या पूछना चाहती हैं? बस वो मैंने अपने थायराइड के बारे में पूछना है। थायराइड के बारे में? जी, और वो वेजिटेबल कौन सी खानी चाहिए, और स्पाइन प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सिस्टर, ज़रा से ये बताएं कि थायराइड आपको क्या है, अंडर एक्टिव थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड? जी डॉक्टर, मुझे अंडर एक्टिव है। तो उसके लिए आप दवा थायरोक्सिन, लेवोथायरोक्सिन खाती होंगे? हाँ जी, 100 मिलीग्राम की 150 तो अच्छा बन जाती है, तो एवरीडे खाती हूँ, लेकिन डॉक्टर हर वक्त भी ऐसे रहती, बस दिल नहीं चाहता काम करूँ, थकावट रहती है आपको बहुत? हाँ जी, सिकनेस फील होती है और बस बहुत ज्यादा जो ना कमर में बहुत दर्द रहती है कि बस खड़े होती हूँ तो फिर थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ा सा काम करती हूँ दर्द शुरू हो जाता है बैक। ठीक है। अच्छा, तो बैक का आप बता रही थी, थायराइड के दो डिफरेंट प्रॉब्लम है ना सिस्टर मिस नकवी, एक तो थायराइड के बारे में आप क्या पूछना चाहती हैं, फिर मैं आपको बैक के पान में बताऊंगा बाद में। जी थायराइड का यही कि डॉक्टर साहब वो ब्लड टेस्ट करवाया था आज से 3-4 मंथ पहले, वो कहते थायराइड ठीक है, लेकिन सेम ही वो जो ना मेडिसिन दे रही है, कम नहीं की, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, वेट भी जो एक ही जगह रुका हुआ है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। ठीक है। तो काफी मसाइल है, बस बॉडी में बहुत पेन रहती है घुटनों में। और ये आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 48 है। और वजन कितना है आपका? 15 स्टोन। 15 स्टोन, ओके। अच्छा, तो ये जो थायराइड का तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं भी बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के कि थायरॉक्सिन का क्या करना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। लेकिन स्पाइन के, कमर के जो दर्द की आप बात कर रही हैं कि कमर में आपके दर्द रहता है और ख़ासतौर से स्पाइन का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके लिए? जी उसके लिए बस मेडिसिन ही देती है डॉक्टर, नहीं ये खाती हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती, कोई हैवी चीज उठा लूँ या थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर बैक पेन शुरू हो जाती है। तो कोई बैक पेन के लिए आपकी कोई स्पेशलिस्ट, बैक के स्पेशलिस्ट कोई MRI स्कैन या एक्सरे वगैरह हुआ है, पता चले कि आपकी बैक में क्या प्रॉब्लम है? स्पाइनल स्टीनोसिस है? डॉक्टर मसल प्रॉब्लम है, जोड़ों में, कमर की हड्डी के कोई जोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? डिस्क प्रोलैप्स वगैरह तो नहीं है? डिस्क नहीं है, मसल प्रॉब्लम है। अच्छा, मस्कुलर पेन है, ठीक है। तो मैं, आप प्रोग्राम देखती हैं, कुछ और भी पूछना चाह रही हैं इसके अलावा? बस डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आप करते हैं, अल्लाह ताला पिंतर पाक आपको बहुत शुक्रिया। हदायत चैनल को आप बहुत दुआएं कर सकते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मिस नकवी आपका। हमें अच्छा लगता है कि आप कॉलर हमें आके फीडबैक और आपसे कॉल से हौसला अफजाई भी होती है हमारी, और कोई इम्प्रूवमेंट हमें करनी है तो उसका भी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखती रहे, मैं आपके दोनों सवालों का कोशिश करता हूँ जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ये जी मिसेस नकवी थी, वाटफोर्ड लंदन से बात कर रही थी। आपके दो सवाल थे कि जी आपको हाइपोथायराइडिज्म है, अंडर एक्टिव थायराइड है, उसके लिए आप थायरॉक्सिन खाती हैं,
और आप पूछना चाह रही थी कि जी आपको जो है वो थायराइड रिसेंटली चेक हुआ था और उसमें जो है उन्होंने दवाएं जो है वो सेम ही डोज रखा है और आपका वज़न जो है वो बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। दूसरा जो आपको प्रॉब्लम है कि आपको हर वक्त टायर्डनेस, थकावट सी रहती है, एनर्जी कम रहती है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दोनों प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिफरेंट हैं लेकिन लिंक होता है एक दूसरे का, इससे इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मिस्टर नकवी, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि अंडर एक्टिव थायराइड क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। थायराइड जो है यहाँ गर्दन के अंदर एक गदूद होता है जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। इस गदूद का मकसद ये होता है, जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होती है, कि वो मैंडेटरी होती है आपके जिस्म के लिए, बहुत कंपलसरी सिक्रेशन होती है। अगर ये आपका थायराइड काम ना कर रहा हो तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइड कहते हैं कि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन आपका काम नहीं कर रहा। अब ये इस बहस में नहीं जाऊंगा कि थायराइड क्यों नहीं काम कर रहा, उसकी बेशुमार रीज़न और बेशुमार असबाब हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो नाकारा हो जाता है, और वो तो अलग एक बहस है। लेकिन जो कंडीशन आपको, जब आपका कंडीशन, जिसमें आपको एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं अपना मिल्टन से बोल रहा हूँ, सैयद जुल्फ़िकार हुसैन नाम है। जी जी सैयद जुल्फ़िकार साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? मिल्टन की से आपकी कॉल है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जनाब। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाल ही में ना मेरा हार्ट अटैक हुआ है ना। आई सी, ओके। तकरीबन स्टेंट डाला उन्होंने। जी जी जी। एज कितनी है जुल्फ़िकार साहब आपकी? मेरी एज है 48। 48। तो आपको हार्ट अटैक हुआ था और उन्होंने स्टंट डाला है, तो ये पता चला था एंजियोग्राम से कि कितनी दिन दिल की कितनी शरियानें आपकी ब्लॉक थी? मेरे ख्याल 2। अच्छा, तो दोनों में स्टंट डाला है या? जी, दोनों। अच्छा, तो क्या पूछना चाहते हैं आप, आगे बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रमज़ान आ रहा है, मैं तो बहुत 8-9 साल से एक रोज़ा भी नहीं कभी छोड़ा। राइट। तो रमज़ान आ रहा है तो इसलिए इसके मतलब है लिए मुझे क्या करना होगा? आपको डायबिटीज़ भी है, कोई और बीमारी भी है? नो नो, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल आई है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ भी नहीं है मतलब। अच्छा, स्टंट डालने के बाद से आप दवाई खा रहे हैं, कोई सीने में दर्द वगैरह है, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है। कोई और इसके अलावा? मैं अभी आपको जवाब दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप रोज़ा जो है सेफली रख सकते हैं, कोई ऐसी इसमें मजाका नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज़ नहीं है। और लेकिन मैं तफसील से आपको बताऊंगा, प्रोग्राम देखते। कोई और भी पूछना है इसके अलावा आपने कोई बात? बस यही है, बस मैं यही पूछना चाह रहा था। चलो ठीक है, ये तो चलो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा जी जी प्रोग्राम जा रहे जी, हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपकी कॉल का इंतहाई मशकूर हैं कि आपने कॉल की मिल्टन की से। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं। ये जैसे मैंने शुरू में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम बिल्कुल वॉलंटियर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम करने का मैं कोई मुआवजा, अपना टाइम यहाँ ला करके आपकी कम्युनिटी की खदमत के लिए प्रोग्राम किया, और हिदायत टीवी भी जो है या उसके तवज्जुह से प्रोग्राम तक पहुँच रहा है। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ, टीम का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया हुआ है कि इस चैनल्स के दवासे से आप लोगों को, और बिल्कुल ये वॉलंटियर वर्क है, इसमें कोई किसी चीज़ का मुआवजा मुझे नहीं मिलता। लेकिन यह है कि मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम से अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है तो अपनी कम्युनिटी को जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो मुझे बस यही अपने सामीन नाज़रीन से ये गुजारिश होती है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सेहतमंद रहे, और उसके सदक़े में पंजन पाक के हमें भी सेहतमंद दे। तो एक और कॉलर है हमारे साथ, ये एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद जो कॉलर 2 मौजूद हैं उनके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी, आप बात कर रही हैं, प्रोग्राम में लाइव हैं, बताइए क्या नाम है और क्या पूछना चाहती हैं सिस्टर? जी, मैं मिसेस खान हूँ। तो वो 2 सवाल थे मेरे। एक तो थायराइड का था, जी जी। क्योंकि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। आप अंडर एक्टिव थायराइड है आपको? जी हाँ जी। तो आप मेरी समझ में, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि मुझे और हार्ट और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने ब्लड प्रेशर की टैबलेट भी पढ़ा है कि उसकी साइड इफेक्ट बाल गिरने की भी हो सकती है, लेकिन बाल इतने ज्यादा गिरे हैं कि मेरे मतलब है 2 महीने 1 महीने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जी जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी बताऊंगा। आपकी एज कितनी है मिसेस खान? मेरी 52 एज है। और आपको आपने कहा कि आपको अंडर एक्टिव थायराइड है, दिल की बीमारी है और हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ भी है आपको?
जी डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी भी है? जी। अच्छा अच्छा। तो आप के बाल नहाते हुए कितने गिरते हैं या रोजाना जब आप कंघा करती रोजाना हैं? गिरते हैं, गिरते रोजाना गिरते हैं। कंघी तो मैं करती भी अब नहीं, तो इसी डर अच्छा, से जी 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 जी। कि बिल्कुल हर वक्त मेरी कार्डिगन पर, ड्रेस पर, सब पर बिल्कुल हर वक्त, मतलब मैं पैकेट अगर बनाऊं तो बहुत सारे पैकेट बन जाए, हर वक्त गिर रहे हैं, बिल्कुल ठीक इतने है। ज्यादा कम हो गए। लेकिन एक और बात है कि डॉक्टर ने मुझे पीछे प्रीडिस्टोलोन नहीं होती वो इन्फ्लेमेशन के लिए, जी जी। वो दे दी थी। तो प्रेडनिसोलोन। जी, तो मैंने दूसरे डॉक्टर से बात की तो वो कहने लगा कि उनको इतनी नहीं देनी चाहिए थी, तो उसने फिर कम करते करते खत्म करवाई। लेकिन तो वो प्रेडनिसोलोन किस लिए दी थी आपको, किस वजह से आपको दी गई थी? कि थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, ब्लड टेस्ट से पता चला था कि बॉडी की किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन है। अच्छा जी, लेकिन मैंने जब दूसरे डॉक्टर से बात की, जब मैं नेक्स्ट वीक गई तो मैंने कहा मुझे ये दिया, तो वो कहने लगा कि नहीं ये नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे जीपी ने, क्योंकि क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि इतनी स्ट्रांग और जो कुछ भी आप कहते हैं देनी चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई कहता है कि उसकी वजह से हुआ है, कोई कहता है कि मेरा जो शोल्डर है वो बहुत खराब है, तो हर 6 मंथ मुझे एक इंजेक्शन देते हैं वो स्टेरॉइड का। जी 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 जी। कोई कहता है कि स्टेरॉइड से बाल गिरते हैं, लेकिन मैं कोई हेल्प चाह रही हूँ, कोई चीज अगर आप बता दें। जी जी जी, मैं बता दूँ। अच्छा, मुझे एक दो सवाल आपसे पूछने हैं, इससे पहले कि आप प्रोग्राम से जाएं, फिर मैं आपको ऑफलाइन आपको जवाब दे दूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना था कि आपका अंडर एक्टिव थायराइड है, उसके लिए आप थायरोक्सिन रेगुलरली पाबंदी से खाती हैं? जी जी जी। और उसका थायरॉक्सिन का लेवल आपका रिसेंटली चेक हुआ है, जो ब्लड टेस्ट होता है जिसको थायराइड, वो नॉर्मल है आपका? वो नॉर्मल है, उसमें कोई आगे पीछे तो नहीं है? नहीं। तो थायरॉक्सिन आप मिस तो नहीं करती हैं, एवरीडे रेगुलरली पाबंदी से खाती? कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रही हूँ। ठीक है। और दूसरे एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके खून की कमी हो या आयरन की कमी हो, वो ब्लड टेस्ट भी कभी हुआ है आपका? वो उन्होंने तो मुझे पिछले 5 साल से आयरन फ्यूरामाइड, फेरस फ्यूमरेट नहीं उस पे डाला हुआ है। आयरन पे भी डाला हुआ मुसलसल? जी जी। तो आपका कोई गुर्दे के भी मसाइल हैं, गुर्दा का भी कोई फंक्शन एबनॉर्मल है? वो कैसे आप कह सकते हैं? हाँ, अक्सर जो लॉन्ग टर्म लोगों को आयरन पे डालते हैं, अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों पे इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से अक्सर जो है वो गुर्दे, चूँकि उसके अंदर एक फैक्टर बनता है जो खून आपका बनाता है, जो उन लोगों को क्रोनिक किडनी की प्रॉब्लम होती है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको लॉन्ग टर्म उन्होंने आयरन पे डाला हुआ है, तो लॉन्ग टर्म तो आयरन पे यूजली डॉक्टर्स नहीं डालते, सिर्फ उन लोगों को हम लॉन्ग टर्म आयरन पे डालते हैं जिनका मुसलसल खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, और अगर वो गुर्दे के अंदर जो एक फैक्टर, एर्थोपाइटिन फैक्टर, वो अगर ना बन रहा हो तो आपकी मुसलसल खून की कमी रहती है और फिर लॉन्ग टर्म उनको आयरन में डाला जाता है। तो ये नहीं मुझे मालूम कि आपको ऐसी कोई तकलीफ है या नहीं है, लेकिन इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि कोई गुर्दों का मसाइल तो नहीं? उन्होंने ऐसा तो मुझे नहीं बताया, बस मेरी रिपीट प्रिस्क्रिप्शन पे वही आ रहा है। अच्छा, फेरस फ्यूमरेट। जी ठीक है। फोलिक एसिड भी देते हैं। ठीक है। आप प्रोग्राम देखती रहें, परेशान ना, मैं थोड़ी सी आपको इलाज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन दे दूंगा, आपको कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जिससे आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके इसका बालों के हेयर लॉस का कुछ ना कुछ इलाज मुमकिन हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं किधर कांटेक्ट करूं? नहीं, आप प्रोग्राम देखती रहे, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा कि आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर से कौन से सवालात करने हैं और कहाँ आपने रेफर होना है, जो बालों का गिरने का जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप प्लीज अभी बता दें। जी, मैं अभी आप बताऊंगा आपको, आप ऑफ द लाइन। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब मिस खान, आप परेशान ना हो, आपने कॉल की थी, आप बहुत परेशान हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं, मैं इसके ऊपर अभी तफसील से बात करूंगा। आपसे पहले 2-3 कॉलर हमारे आए थे और उनसे मैं बात कर नहीं पाया था। तो सबसे पहले जो थी वो हमारी मिसेस नकवी थी, उनको मैं बता रहा था थायराइड से रिलेटेड। आपका भी चूँकि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए आप भी थोड़ा सा उसके बारे में मिसेस खान सुन लीजिए कि मैं ये बता रहा था कि अंडर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम ये होता है कि गले के अंदर एक हदूद होता है जिसको थायराइड कहते हैं। जब वो तो ग्लैंड काम नहीं कर रहा होता तो आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर थायरोक्सिन जो एक रतूबत पैदा करता है, हार्मोन पैदा करता है, उसकी कमी हो जाती है। वो थायरोक्सिन कम ना होने के वजह से बेशुमार प्रॉब्लम या मसाइल होते हैं। उस थायरोक्सिन की कमी के वजह से जो चीदा सिम्टम्स या अलामात होती हैं आपकी, सबसे पहले तो ये होती है कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। अंडर एक्टिव थायराइड होने की वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके अक्सर बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं अगर थायरोक्सिन की कमी हो आपके जिस्म में। और तीसरे, आपको थकावट और लेथार्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, आपके जिस्म में एनर्जी नहीं होती। इसकी वजह से आपका जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रोल हाई हो सकता है और स्किन ड्राई हो जाती है, और उसके अलावा और भी आपकी जो दिल की बीमारी बढ़ने का डर होता है, आपके जिस्म के अंदर खून का चर्बी बढ़ने का डर होता है। तो बेशुमार चीज़ें अंडर एक्टिव थायराइड होने की वजह से होती हैं, क्योंकि थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और आपका अगर मेटाबॉलिज्म आपको जो नशिया नुमा का जो एक निज़ाम है उसमें गड़बड़ हो जाए तो आपका जिस्म न्यूट्रिशंस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका सारा निज़ाम धर्म भरम मेटाबॉलिज्म का हो जाता है और बेशुमार बीमारियां आपकी हो सकती हैं। ये कंडीशन ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा कामन होती है, वैसे तो मर्दों में भी है लेकिन ख़ानदानी बीमारी भी है। तो ये मैं बता रहा था कि अगर थायरॉक्सिन की आपकी कमी हो तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिसिज़ खान भी सुन लीजिए और मिसिज़ नकवी दोनों, कि एक तो आपको जो है, आप कह रही थी, मिसिज़ नकवी ने पूछा था कि जी आपकी जो है वो थायरॉक्सिन का डोज चेंज नहीं किया। होता ये है कि थायरॉक्सिन अगर आपके जितना लेवल, आपको हर इंसान को डिफरेंट थायरॉक्सिन डोज की ज़रूरत होती है, और हम उसके लिए एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, TFT, जिसमें हम ये देखते हैं कि TSH का लेवल आपका क्या है। उससे हम ये पता लगाते हैं डॉक्टर्स कि आपको कितने डोज थायरॉक्सिन की ज़रूरत है, बाहर से कितने डोज की आपको गोली खानी चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड टेस्ट, अगर आपका थायरॉक्सिन फंक्शन TFT स्टेबल है तो फिर साल में एक दफ़ा ब्लड टेस्ट होता है। अगर आपकी थायरॉक्सिन के अंदर डोज में तब्दीली हो रही है तो फिर हो सकता है कि एवरी 3 मंथ्स या 12 वीक्स में आपका वो ब्लड टेस्ट रिपीट होना चाहिए, और उससे ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जी आपके कितने डोज की थायरॉक्सिन की ज़रूरत है। तो आप ये फरमा रही थी कि आपको थायरॉक्सिन का डोज, उन्होंने इस ब्लड टेस्ट हुआ था रिसेंटली और डोज उन्होंने चेंज नहीं किया। तो मेरी अपनी शायद ख्याल ये है कि अगर आपका लेवल बिल्कुल नॉर्मल है TSH का और थायरॉक्सिन TFT बिल्कुल ठीक चल रहा है, जो भी आपका 100 माइक्रोग्राम का डोज है या 150 या 150 माइक्रोग्राम का डोज है, जो कि हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से वो दिया जाता है, और आपके TSH अगर नॉर्मल लेवल पे आ रहे हैं तो फिर आपका थायरॉक्सिन का डोज नॉर्मली डॉक्टर चेंज नहीं करते। अगर आपका डोज चेंज नहीं किया है तो जो डोज़ आपको दिया जा रहा है वही डोज़ आपके लिए जो है वो बिल्कुल राइट डोज़ है, इसलिए वो तब्दील नहीं करेंगे। यहाँ जो इम्पोर्टेंस है इस बात की है कि आप कह रही थी कि आपको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैंने कुछ पूछा था आपसे कि कोई स्पाइन में बैक के दर्द की बेशुमार मसाइल होते हैं। चूँकि आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, 15 स्टोन है, तो और चूँकि आप अंडर एक्टिव थायराइड भी हैं, तो थायराइड की होने की वजह से आपका वज़न भी ज़्यादा प्रोन होती है। जिन लोगों को अंडर एक्टिव थायराइड होता है उनका वज़न थायराइड कंडीशन अंडर एक्टिव होने की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हाई, यू आर मोर प्रोन टू गेट वेट वेरी क्विकली। तो उसमें यह है कि बैक पेन के लिए सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि किसी तरह आपका 1-2 स्टोन वज़न कम हो जाए, किसी डाइटिशियन से या वेट वॉचर्स के थ्रू डाइटरी एडवाइस ले लीजिए, या हेल्दी खाना खाइए मोर। उसके अलावा आपको जो है रेगुलर अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए कि जी आपका जो है वो बैक के अंदर जो दर्द हो रहा है उसकी क्या मसाइल है। हाइड्रोथेरेपी से अक्सर बात में बैठे उससे फ़ायदा हो सकता है, और आपकी एक्सरसाइज या आप GP से बात करें, अगर सिर्फ मस्कुलर पेन है तो रेगुलर वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, बात में बैठने से आपके बैक पेन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बैक पेन के लिए बेशुमार की दवाएँ भी आती हैं, तो जो दवाएँ आपके लिए सूटेबल हैं मस्कुलर पेन, मसल रिलैक्सन, वो आप अपने GP से कहें कि वो आपको मशवरा करें, तो इंशाल्लाह आपका बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके लिए यही मशवरा होगा मेरा कि आप कोशिश ये करें कि थोड़ा सा 1-2 स्टोन अगर वज़न कम कर लें तो आपके बैक पेन और बेशुमार आपकी बीमारियों के मसाइल बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, जुल्फ़कार साहब, सैयद जुल्फ़कार, आपने मिल्टन की से बात की थी, आप कहते हैं कि जी आपको हार्ट अटैक हुआ था। मैं अल्लाह ताला से पहले दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए। हार्ट अटैक बड़ा खासी शॉकिंग और फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि आपके 2 वेसल ब्लॉक थी, उन्होंने स्टंट डाल दिया है। आप ये पूछा कि आप रोज़ा सेफली रख सकते हैं या नहीं, तो वो लोग जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है थोड़ा सा आपको प्रोन है, चूँकि उन्होंने अभी भी दवाएँ आप दिल की खाते होंगे, तो दवाओं में एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा, और दवाओं का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये कर सकते हैं कि दवाएँ सुबह नाश्ते में खाने की बजाय सहरी से आप रात को अफ्तार के बाद खाना दवाएं खाएं। कोलेस्ट्रॉल की गोली भी आप खाते हैं, बताते कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, तो वो दवाएं मत बंद कीजिएगा रमज़ान में। जिसके अलावा आप बता रहे थे आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। जब आपका स्टंट डाल दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं रीवैस्कुलराइजेशन। जो ब्लॉक वेसल है उसके अंदर से प्लास्टिक की ट्यूब डाल दी जाती है ताकि ब्लॉक हिस्से को जो है वो खोल दिया जाए या आपकी अल्टरनेट सर्कुलेशन कर दी जाए, ताकि आपके दिल के मसल को बराबर से खून मिलना शुरू हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि जो कंडीशन आपने मुझे बताई है उसकी वजह से कोई
कोई आपकी जान को खुदा न खास्ता रोज़ा रखने से ख़तरा हो सकता है। मेरे ख्याल से आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास आपकी पूरी तफसीली बीमारी में सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो बेहतर मैं एडवाइस करूँगा अपने GP से ज़रूर मशवरा लीजिए, एक पूछ लीजिए कि वो आपको क्या एडवाइस करते हैं, ताकि वो उनके पास सारी आपकी बीमारियों की मालूमात मौजूद है, तो वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। आखिर में मिसेस खान थी, आप बहुत परेशान थी। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, कॉलर का जवाब देकर फिर मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लूँगा। आप परेशान हैं सबसे ज़्यादा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मैंने आपको थायराइड के बारे में बताया था कि अगर इंडक्टिव थायराइड हो तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। 2-3 चीज़ें मिसेस खान मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थायरॉक्सिन की जो गोली आपको दी गई हैं वो आप पाबंदी से खाएँ, रोज़ाना खाएँ, कभी भी इसकी कोशिश करें कि वो मिस ना हो। दूसरे, अपने GP से बात करके थायरॉक्सिन का लेवल को ज़रूर टेस्ट करवाएं। अगर आपके नॉर्मल थायरॉक्सिन का डोज जितना आपको ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा, तो अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर मैंने देखा कि बाल बिल्कुल ही झड़ जाते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती। दूसरे, आप आयरन की दवा खा रही हैं, तो ब्लड का टेस्ट जिसमें नॉर्मल फुल ब्लड काउंट, आयरन का लेवल अगर आपको कम हो या खून की कमी हो, तो जाहिर है कि खून के बालों को खून की कमी होने की वजह से सर्कुलेशन अच्छी नहीं मिलती, तो उससे भी बाल गिरते हैं। बाल गिरने के बेशुमार असबाब होते हैं, जो सीधा हाइपोथायराइड, ये कंडीशंस के अलावा और भी कई कंडीशंस हैं। उसके अलावा जिल्द की कंडीशंस हैं, जिसमें आपके स्कैल्प के अंदर, हेड के अंदर आपको डर्मेटाइटिस है, सीवियर एक्जिमा है, या कोई हेयर फॉलिकल की डिजीज़ है, रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस होता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने GP से बात कीजिए और उनसे कहें कि जी आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के जिल्द के स्पेशलिस्ट हैं उनको फौरी तौर पे आप रेफ़र कराएं। आपका राइट बनता है कि आप अपने GP से जाके कहें कि जी आपको डर्मेटोलॉजी को रेफ़र करवाएं, और जो जिल्द के स्पेशलिस्ट हैं वो आपको इसके बारे में तफसील से मशवरा दे सकते हैं। उनका एक स्पेशल फील्ड होती है जो बालों के गिरने के लिए ख़ास तौर से महारत रखते हैं, वो बेहतर आपको मशवरा दे सकते हैं। उसके अलावा जनाब, अब हमारे टाइम का प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो मैं तमाम कॉलर के मिस खान, आपकी जो और जो बीमारी हैं तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने डॉक्टर से तफसीली मुआयना करवाएँ और तमाम चीज़ों का ब्लड टेस्ट करवाएँ कि आपके बाल क्यों गिर रहे हैं। बालों के इलाज का बिल्कुल मुमकिन है, अभी आपके बाल गिरे नहीं हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट को रेफ़र करवाना बहुत ज़रूरी। उन तमाम कॉलिंग सामीन के जिनके कॉलों का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि तफसील से जवाब नहीं पाया। हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे डायबिटीज़ और रमज़ान के ऊपर, तफसील से बात करेंगे कि कौन से लोग डायबिटीज़ के अंदर रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। कोशिश करेंगे अपने डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को भी बुलवाएं और उनसे भी बात करें। तो प्रोग्राम देखना हमारा अगले हफ्ते बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास तौर से वो कॉलर जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए उनका इंतहाई मशकूर हूँ। अगले वीक सैटरडे की दोपहर 3 बजे तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।